हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। जो क्लास 12th की लास्ट वीडियो थी, यानी कि जो हमने किया था पार्ट नंबर 11th, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रुप नंबर 17 से रिलेटेड सारी चीज़ें, और लास्ट हमारा पॉइंट था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जो हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्रुप नंबर 18th। ठीक है, ग्रुप 18th के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर है सारी की सारी इनर्ट गैसेस। ठीक है, या फिर जिसे ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है, जिसके अंदर नोबल गैसेस हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं। फिर भी एक बार मैं आप लोगों के लिए वापस मेंशन कर देती हूँ जिन्हें ये पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं। इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं वो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब बात आती है कि ये जो गैसेस हैं इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, इनकी अकरेंस क्या है, और अगर ये एनवायरनमेंट में मिलते भी हैं तो कितना % मिलते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है इसकी अकरेंस। ठीक है भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसकी अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अर्थ क्रस्ट पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कितने कितने अमाउंट के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जितनी भी नोबल गैसेस हैं उसमें ऑल दी नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन जो है यानी कि Rn जो है ये, इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेस हैं ये इसके अलावा एक्सेप्ट रेडॉन, इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेस हैं ये सब की सब क्या है, आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है भाई, ये भले ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जितने भी 6 एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ऑल आर गैसेस, और सारी की सारी गैसेस होती हैं केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। ये सब की सब अनरिएक्टिव होती हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा किसी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन क्यों करता है, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और ये तो पहले से ही स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये बहुत कम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ज़्यादा करके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो क्रिप्टन और जेनॉन इन्हीं के देखे गए हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, रेडॉन बिल्कुल भी शो नहीं करता है। चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे कि जब भी एटमॉस्फेरिक अबंडेंस देखी जाती है, यूँ कहें कि ड्राई एयर के इनके अंदर इनकी प्रेजेंस देखी जाती है, तो वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1% बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर इनकी प्रेजेंस देखी जाती है तो दैट इज़ ओनली 1% बाय वॉल्यूम ही ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई ये चीज़? चलिए भाई, जिसमें से आर्गन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीलियम और नियॉन जो हैं वो ऐसे मिनरल्स हैं, या फिर यूँ कहें कि ऐसे रेडियो एक्टिव ऑरिजिन के एलिमेंट्स हैं जो बहुत से कह सकते हैं कि जो बहुत से ओर्स की फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज़ जो है हीलियम का वो किसके लिए यूज़ किया जाता है भाई, नेचुरल गैस के लिए यूज़ किया जाता है। जेनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप्स हैं। रेडॉन इज़ ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम। ठीक है भाई, यानी कि जब भी रेडियम का रेडियो एक्टिव डीके करवाया जाता है, ये है रेडियम। ठीक है, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 88, और जो इसका मास नंबर है वो होता है 226। ठीक है भाई, अब देखिए इसका जब रेडियो एक्टिव डीके करवाया जाता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए तो बचा क्या, 86 बच गया। 86 बच गया, और यहाँ पे इसका जो हम कह सकते हैं कि जो मास नंबर होता है वो 4 कम हो जाता है, यानी कि ये 4 कम हो गए, 2 कम हो गया, रेडॉन की ही होता है। और निकलता क्या है, इसमें से 2 यहाँ से निकलते हैं और 4 यहाँ से निकलते हैं, तो क्या बन रहा है, एक साथ में बन रहा है इसके हीलियम। यानी कि रेडॉन को जो है, रेडॉन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, उसे रेडियम के जो है रेडियो एक्टिव डीके से बनाया जाता है। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़? अब देखिए
क्वेश्चन आता है बहुत बार, वाई आर दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वरना आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि भाई इन्हें जो है नोबल गैसेस ही क्यों कहा जाता है। बिकॉज ये क्या होते हैं जो इनमें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ जिससे आपको याद भी रहे क्वेश्चन। वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर known as noble gases, are known as noble gases, ठीक है भाई। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि इन्हें क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं, वैलेंस शेल कौन से होते हैं भाई, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कौन सी हो गई, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होती हैं। वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनके कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट्स के साथ में ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, इनका नाम रख दिया गया नोबल गैसेस। दैट्स वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस, दैट्स वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। समझ आ गई ये चीज़ भाई, ठीक है। यानी कि बहुत सी सर्टेन कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, उस कंडीशन के अंदर ही ये रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम आगे अभी जीनोन के जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी हम जब भी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हमें प्रेशर और टेम्परेचर की स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी जाके जीनोन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करेगा। और ये ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जीनोन का XeO2 बना है, ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसको अगर हम थोड़ी सी हार्श कंडीशन दे दें, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर और ज़्यादा हाई दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये बनते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर इनको दे दिया जाए तो इनमें से ईजिली बॉन्ड भी क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। ये भी आगे जब एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको जैसे बताया है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, जी बिल्कुल, इनकी जो लास्ट वाली जो शेल होंगी उसके अंदर हीलियम के अलावा, हीलियम के अलावा एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा बाकी सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार हेडिंग, सेकंड जो है हम इसकी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लास्ट शेल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8, ठीक है। तो लास्ट शेल के अंदर इनके अंदर क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होगी, 6 और 2 कितने हो गए, टोटल 8 हो गए हैं, ठीक है। अब वो जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो पीरियड्स में सॉरी जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बढ़ती जाएगी, जिस वजह से इनकी n की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है 1s2, ठीक है भाई, वो क्या है 1s2, यानी हीलियम की जो है वो अलग होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अपनी क्या होती है, अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब चलिए बात करते हैं जल्दी से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे हैं। 1 सेकेंड है आपके पास में, सोच लीजिए, जब तक सोचना है वीडियो पॉज करके। जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि भाई कोई भी ऐसा एलिमेंट है उसकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे ही बहुत बार लिख दिया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या होता है, जो भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
क्यों भाई हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली अपने आप में से रिमूव नहीं करते हैं, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़, ये है नॉर्मल सी चीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसकी पॉइंट की, इनकी एटॉमिक रेडियाई की, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए, फोर्थ पॉइंट है हमारा एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई क्या होता है भाई? एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, मैंने आपको 11th के बेसिक्स के अंदर समझाया था। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, दो एटम जो हैं, ठीक है, इन दो एटम के न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसको कहा जाता है क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ जो होगा वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है भाई, अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप के अंदर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वैसे वैसे क्या होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो भी बढ़ती जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनका साइज बढ़ता जाता है। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई के अंदर हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों भाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर जो है इनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा एंथैल्पी, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पहले आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी हमने किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप खुद सोच के देखिए कि इन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, जो इनकी ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो ये अब जो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE लिख रही हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव उन्हीं एलिमेंट्स की होती है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव उनकी होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर यूँ कहें कि डज़ नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, जिनको जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, और जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं होता उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन का साइज़ जो है, अब आपको एक कंपैरिजन की फॉर्म के अंदर मैं बता देती हूँ। ये है फ्लोरीन, इसका साइज़ है इतना, ये है क्लोरीन, इसका साइज़ है इतना। ठीक है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि भाई साइज़ छोटा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या है, इसका साइज़ है बड़ा, इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो लास्ट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, देखिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेने की टेंडेंसी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्यों भाई? पहली चीज़ तो इसका साइज़ बड़ा, दूसरा इसका जो न्यूक्लियस है वो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। और जबकि फ्लोरीन जो है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो लास्ट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से जो है एक्सेप्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से अपनी ओर खींचे रखता है, जिस वजह से क्या होता है, अगर अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज़ छोटा होने की वजह से रिपल्शन होने लग जाएगा, इसकी जो कह सकते हैं स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये था आपके लिए बेसिक एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है, उनका ऑक्टेट होता है कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। समझ आ गई ये चीज़? यही है नॉर्मल सी इसके अंदर बेसिक चीज़, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी क्या क्या स्टेट होती है, क्या होते हैं ये, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो मैंने अभी आपको लाइन बताई थी जैसे ही मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये सारे के सारे किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इसमें इनकी एक दो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, ये सब के सब मोनो एटमिक फॉर्म के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरे एटम के साथ में जुड़ना पसंद नहीं करते, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए। तो इनकी फॉर्म होती है मोनो एटमिक। दूसरा जो है ये गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। गैसियस फॉर्म के अंदर भी इस तरीके के होते हैं कि ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और ये जो है टेस्टलेस होते हैं, ठीक है भाई। क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। समझ आ गई ये चीज़? अब देखिए थर्ड पॉइंट जिसका नॉर्मल है कि स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। स्पैरिंगली ठीक है, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है कि बहुत कम यानी बहुत लाइट से सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इनके अंदर ये नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि अंदर इनके जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं या यूँ कहें कि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस यानी कि अगर आप दो एटम्स को, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर वैसे मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर होते हैं, अगर आप दो एटम्स को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों एटम के बीच में बहुत वीक फोर्सेस होंगे। फॉर एग्जांपल आप He2 की बात कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर अगर आप दोनों हीलियम एटम को देखेंगे तो दोनों के बीच का जो इंटर एटॉमिक यानी इन दोनों एटम के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक होगा। तो अगर आप इन्हें थोड़ी सी भी हीट देंगे तो आसानी से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यानी इनके अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है जिसे बोला जाता है लंदन फोर्स, ठीक है भाई। वीक डिस्पर्जन फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। समझ आ गई ये चीज़? ये बात होती है इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। अब नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है वो देखते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम ये आपका जो ग्रुप नंबर 18 है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होगा भाई, फिज़िकल का मतलब क्या होता है, हम फिज़िकली देख के बताएं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि ये किसके साथ रिएक्शन शो करते हैं, और अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर ये क्या है भाई, किस तरीके की रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यानी किन किन के साथ में रिएक्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन जनरल नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर ये रिएक्शन
रिएक्ट करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही इनकी रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए, ये जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो होती है नोबल गैसेस में, हीलियम की जो होती है, हीलियम में 1s2 होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बाकी में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है और पॉजिटिव इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी वाली? आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो मैंने आपको बात बताई है वो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी है नोबल गैसेस की, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया। नील बार्टलेट जो है, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट है। कहाँ के साइंटिस्ट हैं वो है कोलंबिया के, ठीक है। नील बार्टलेट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि नोबल गैसेस को अगर बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर उनको रिएक्ट करवाया जाता है तो वो सक्सेसफुली क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला जो अपनी लैब के अंदर प्रिपेयर किया था कंपाउंड, वो था Xe पॉजिटिव PtF6-, ठीक है भाई। मतलब इन्होंने जीनॉन के साथ में PtF6 का एक कंपाउंड बनाया था जो कुछ हद तक जो है स्टेबल था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो फिर और भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे जैसे स्टडी की गई वैसे वैसे सबसे पहले जीनॉन की रिएक्टिविटी इसके अंदर देखी गई, बिकॉज जीनॉन का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। रेडॉन तो देखो वैसे भी अमाउंट में भी कम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में रेडॉन एक तरीके से रेडियो एक्टिव है। तो होता क्या है कि रेडॉन के कंपाउंड्स कम मिलते हैं, जीनॉन, क्रिप्टन और जीनॉन जो होते हैं इनके साइज़ बड़े होते हैं, जिस वजह से इनके कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। क्रिप्टन का साइज़ जेनॉन से फिर भी कम होता है, इसलिए इसके कम मिलते हैं, जेनॉन के सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड जो जीनॉन के देखे गए वो थे जीनॉन फ्लोराइड, ठीक है। जीनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स देखे गए थे। अब इसमें जो सबसे पहले बनाए गए, इसमें बहुत से अलग अलग तरीके के बने थे। मैं जैसे जैसे आपको रिएक्शन बना के दिखाती हूँ वैसे वैसे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले जो इसके अंदर जीनॉन का कंपाउंड बनाए गए, यहाँ पे लिया गया जीनॉन जो कि ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है। 3 जीनॉन के कंपाउंड्स बनाऊंगी, तीनों के अंदर आपको डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे है फ्लोरीन F2, फ्लोरीन भी किस फॉर्म के अंदर है, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे जीनॉन जो है वो है एक्सिस के अंदर, ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। अब मेन चीज़ जो आती है, यहाँ पे जो इसको टेम्परेचर दिया गया वो था 673 केल्विन, और जो प्रेशर था वो दिया गया था 1 बार, ठीक है। और इसमें जो हमारा रिएक्टेंट बना, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट जो हमारा इसके अंदर बना वो बना XeF2 जो कि है सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये बना हमारा फर्स्ट कंपाउंड। इसका नाम क्या है भाई, बिल्कुल इसका नाम होगा जीनॉन डाइफ्लोराइड। समझ आ गई ये चीज़, जीनॉन डाइफ्लोराइड, ये है नॉर्मल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। हमने क्या किया, जीनॉन की रिएक्शन करवाई, गैसेस फॉर्म में है, जीनॉन की रिएक्शन करवाई हमने F2 के साथ में। इस बार हमने रेशियो लिया है इनका फिक्स, यानी हमने ले लिया रेशियो 1:5 का रेशियो लिया है, ठीक है। 1:5 का रेशियो लेने पर हमने यहाँ पे गैसेस फॉर्म के अंदर लिया। अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, पीछे हमने रिएक्शन में लिया था टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर इतना, अब लिया है हमने 873 केल्विन, और हमने जो प्रेशर है वो लिया है 7 बार्स, ठीक है भाई। अब जो इसके अंदर प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, XeF4, ये है सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे F4 है, यहाँ 2 है, यानी 2 आ गया है। समझ आ गई है ये चीज़ आपको, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें परेशान हो जाएं। ये है जीनॉन टेट्रा, ZENONE होता है ये, मैंने चलो कोई ना, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, ये है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, बन गया ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, हम जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के बाद में नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन करवाई गई उसमें जीनॉन, नीचे कर देती हूँ, उसमें जीनॉन जो है Xe लिया गया किस फॉर्म के अंदर, गैसियस फॉर्म में। इसमें F2 लिया गया किस में, गैसियस फॉर्म में। इस बार इसके अंदर जो रेशियो था वो लिया गया 1:20 का रेशियो, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे रिएक्शन करवाई गई, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले वाली में था 673, 873, इसमें लिया गया दोनों के मिड का इसमें लिया गया सबसे कम 573, प्रेशर इसमें लिया गया 60 to 70 बार्स,
ठीक है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बना वो बना है हमारा XeF6 सॉलिड फॉर्म में। यहाँ 6 है, यहाँ लग गया 3। समझ आ गई ये चीज़। ये है हमारा XeF6। इसका नाम क्या होगा? ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। क्या है भाई? ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। समझ आ गई ये चीज़। ये है नॉर्मल सी तीनों रिएक्शन। अब इन तीनों की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस तरीके से ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर उसके बाद में आपसे पूछे जा सकते हैं ज़ीनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड। इसमें सिर्फ ज़ीनॉन फ्लोराइड की आपसे पूछी जाएंगी रिएक्शंस क्या बनती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि इन तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि XeF2, XeF4, XeF6 जो है ये सब के सब हैं कलरलेस, क्रिस्टलाइन, और क्या है? रेड, और क्या है? पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। यानी कि पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, जिस भी रिएक्शन के अंदर इनको क्या करवाया जाए, रिएक्ट करवाया जाए और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए तो ये आसानी से क्या करेंगे, फ्लोरीन को रिमूव कर देंगे और उस रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, ये था हमारा ज़ीनॉन और फ्लोरीन जो है, या यूं कहें ज़ीनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे ज़ीनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, जो कि इसके अंदर सबसे लेस उसके अंदर बनते हैं, मेहनत के अंदर बनते हैं, और ये आपका ग्रुप 18 का यूं कहें कि पी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है भाई। अब इसमें ज़ीनॉन जो है, ज़ीनॉन के ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते हैं थोड़े से हम कह सकते हैं कि वाटर की रिएक्शन के साथ में। ठीक है, किस तरीके से बनते हैं चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में सबकी एक साथ आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, इन फ्लोरीन के साथ की भी और ऑक्सीजन के साथ की भी। सबसे पहले क्या होता है, XeF6 की रिएक्शन करवाई जाती है H2O के साथ में। जैसे H2O के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, इसमें बन जाता है XeOF4 और यहाँ पे बनता है 2HF। ठीक है, इसमें XeOF4 जो बनता है ये इसका ऑक्सीजन, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इसको बोला जाता है। इसके अंदर मैं नीचे इसका नाम लिख ही देती हूँ, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, टेट्राफ्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और कंपाउंड इसके अंदर जो बनता है वो कौन से वाला बनता है। XeF6 के साथ में H2O ऐड किया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस बार मॉलिक्यूल्स 2 लिए गए हैं H2O के। ठीक है, तो ये बना XeO2F2 प्लस यहाँ पे क्या बना है 4HF। ठीक है भाई, ये क्या है, ज़ीनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। अब इसके अंदर ज़ीनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड ये नॉर्मल प्रोडक्ट बन गए हैं। अब एक और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है जो कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है XeF6 प्लस 3H2O, इसके साथ में बनता है XeO3 प्लस बनता है 6HF। ये जो XeO3 है ये थोड़ा सा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम ही यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। समझ आ गई ये चीज़। ये बनते हैं इसके अंदर 3 कंपाउंड बन रहे थे फ्लोरीन के, 3 कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के। अब सबसे पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। सबसे पहली स्ट्रक्चर देखते हैं हम किसकी, हम देखेंगे XeF2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, XeF2 की स्ट्रक्चर जो होती है, XeF2 में यहाँ बना देती हूँ। XeF2 की स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल होती है, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, ये 1, ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3, और यहाँ पे फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है लीनियर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारी स्ट्रक्चर XeF4 की। ठीक है, XeF4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, और इसके अंदर लोन पेयर जो है वो होते हैं 2, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरीके से बनती है भाई। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है क्या, स्क्वायर प्लेनर। ये है क्या, स्क्वायर प्लेनर।
चलिए अब देखते हैं हम लास्ट फ्लोरीन की जो स्ट्रक्चर बनती है वो है XeF6 की। ये होती है XeF6। XeF6 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ होती है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। Xe ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे होती है ये 6। यहाँ पे लोन पेयर जो होता है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके की डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या होता है, रिपल्शन होता है। और ये है एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब लास्ट जो हमें 2 स्ट्रक्चर देखनी है वो देखनी है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है हमारी XeOF4 की, ठीक है भाई। XeOF4 जो कि था ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत नॉर्मल सी होती है। इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ये इस तरीके से, और 4 यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन एक यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ लोन पेयर। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है भाई, स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी। लास्ट जो हमारी स्ट्रक्चर देखेंगे हम वो है XeO3 की, ठीक है भाई। XeO3 की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है कि भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी यूज़ जो है वो बहुत कम किए जाते हैं। इसमें वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ 3 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इसमें यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और स्पेस थोड़ा कम था इसलिए यहाँ पे लिख दिया। इसका जो नाम होता है स्ट्रक्चर का वो होती है पिरामिडल। क्या है ये, पिरामिडल। समझ आ गई ये चीज़, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि इनकी बनती है, या यूँ कहें कि जो नॉर्मल इनकी प्रेजेंट होती है। एक बार फिर से आप इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 18th ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह हमारा P ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, एस हमने 11th में कर लिया, P D ब्लॉक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और आगे भी इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी जिन्होंने वीडियो देख ली है लास्ट तक, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।